जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए इन सभी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या पूछा गया है? पादप कोशिका के भित्ति के बारे में यह जो है किससे बनी होती है? क्या पादप कोशिका भित्ति जो है बनी होती है या किससे बनी होती है? यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर यहीं पर पूछा जाए शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनती है? क्या? शैवाल की। यह जो है पेक्टिन से बनती है। किससे? पेक्टिन से। और अगर पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? किसकी? कवक की। तो इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन से बनती है। किससे? काइटिन से। और अगर पूछ लिया जाए बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो जो है म्यूकोपेप्टाइड और जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछ लिया गया है प्रयोग करने, क्या प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी? तो उस धातु का क्या नाम है? तांबा। क्या है? तांबा। इसी से पहले जो है औजार बनाया जाता था और इसी धातु की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है? लिखने वाली पेंसिल, कौन सी लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। क्या? ग्रेफाइट। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर यहीं पर हम बात करें, यह जो है ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? यह जो है कार्बन के अपर रूप है। किसके? कार्बन के अपर रूप। अगर बात करें कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो कुल 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो है ग्रेफाइट हो गया और दूसरा डायमंड। क्या? डायमंड। और तीसरा जो है फुलरीन। क्या? फुलरीन। ये तीनों जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? क्या पूछा गया है? मनुष्य के आहार नाल से संबंधित पूछा गया है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? कौन सा भाग? आहार नाल का। तो वह जो है छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। अगर हम बात करें छोटी आंत के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी? 6 से 7 मीटर। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या पूछा गया है? संतुलित आहार में से, किस में? संतुलित आहार में से कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो ये कौन से घटक हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्या? वसा और कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डॉट 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 समाप्त हो जाती है। क्या पूछा गया है? मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो कहाँ पे जो है मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। यहीं पे जो है पाचन जो है समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? क्या? कहाँ से शुरू होती है? तो जो है यह मुख से शुरू हो जाती है। कहाँ से? मुख से जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछ लिया गया है भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। अगर हम आंत के बारे में बात करें तो सबसे पहले छोटी आंत आती है। क्या? छोटी आंत। और उसके बाद जो है बड़ी आंत आती है। क्या है? बड़ी आंत। यहाँ पे पूछ लिया गया है भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। कहाँ से? बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। लेकिन छोटी आंत से बड़ी आंत में तो भोजन आता है, ये सही है। लेकिन बड़ी आंत से
छोटी आंत में भोजन नहीं आ पाता है, इसके बीच में वह कौन सा आर्गन होता है जो बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इलियोसिफिल वाल्व है। क्या है? इलियोसिफिल वाल्व। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है वह कौन सा समूह है जो ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत हीन के चालक हैं। तो क्या है? तो वे जो हैं शैम्पू, क्या शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल वाले समुच्चय जो है ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, अर्थात विद्युत धारा जिसमें आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? पाचन क्रिया में अपचित, क्या अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उनको जो है मल कहा जाता है। क्या? मल। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसमें से आपको बताना है मनुष्य की कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है? वह पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि। अगर बात करें यह पाई कहाँ जाती है, तो यह जो है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे? मनुष्य के मस्तिष्क में। तो यह जो है लगभग कितने हार्मोन स्रावित करती हैं? जैसे देखिए, एक हो गया जिसे हम पुटक उद्दीपक हार्मोन कहते हैं, इसे FSH हार्मोन भी कहते हैं। क्या? FSH हार्मोन। और अगला है वृद्धि हार्मोन। क्या? वृद्धि हार्मोन, जिसे हम GH हार्मोन भी कहते हैं, अर्थात ग्रोथ हार्मोन। अगला है प्रोलैक्टिक हार्मोन, जिसे हम PRL कहते हैं। और एक हार्मोन है जिसे हम TSH हार्मोन कहते हैं। एक और है जिसे हम ACTH हार्मोन, और एक है LH हार्मोन। तो ये सभी जो है हार्मोन पीयूष ग्रंथि जो है स्रावित करती है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? क्या पूछ लिया गया है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई के बारे में, इनकी लंबाई कितनी होती है? तो इनकी लंबाई जो है लगभग 9 मीटर। इसका राइट आंसर सही होगा क्या? ऑप्शन बी, लगभग 9 मीटर। अगर हम बात करें इनकी लंबाई के बारे में, इनकी लंबाई जो है लगभग 9 से 10 मीटर होती है लंबी। क्या? 9 से 10 मीटर। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसमें से हमको चुनना है कौन सा ऑप्शन जो है अन्य से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक संरक्षण हो गया, और अगला है वनोन्मूलन, अगला है मरुस्थलीकरण, और अगला है अपरदन। अगर हम बात करें वनोन्मूलन के बारे में, किसके? वनोन्मूलन के बारे में, इसमें क्या होता है, लकड़ी की आवश्यकताओं के कारण वनों को नष्ट किया जाता है मानव जाति द्वारा। और अगला है मरुस्थलीकरण। अगर हम मरुस्थलीकरण के बारे में बात करें, तो इसमें जो है मृदा अपरदन, जल की कमी, वनोन्मूलन आदि कारणों से बंजर होने की प्रक्रिया होती है। और अगला है अपरदन। इसमें हम अगर बात करें, मृदा की उपजाऊ परत जल प्रवाह, वायु वेग द्वारा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसका सटीक आंसर क्या मिल रहा है? संरक्षण। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमको सही नहीं चुनना। क्या है? सही नहीं कौन सा वह कथन है? तो चलिए देखते हैं। पहला है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यही जो है सही नहीं है, यही ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात यह गलत है। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव ही चुनना है। क्या? नेगेटिव ही चुनना है। तो चलिए अगला देखते हैं। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी सही है। और अगला है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और अगला है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो निगेटिव जो है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, यही जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें क्रिस्टलीकरण के बारे में, तो यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या? भौतिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, मछली में क्लोम अर्थात जिसे हम गिल कहते हैं का कार्य होता है। अर्थात मछली में क्लोम अर्थात गिल का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है जल में उपस्थित विलेय घुलनशील को ऑक्सीकृत करना। क्या? जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और ये CO2 को निष्कासित कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, जल में उपस्थित विलेय अर्थात घुलनशील को ऑक्सीकृत करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो किस प्रक्रिया में जो है बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, इसमें जो है बैक्टीरिया का उपयोग होता है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से बैक्टीरिया आते हैं? जैसे एजोटोबैक्टर हो गया। क्या? एजोटोबैक्टर। और भी हैं, एक हो गया जिसे हम राइजोबियम भी कहते हैं, और भी है, एक है एजोस्पेरिलम। और अगला है दही बनने में। दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया काम आती है? जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या? लैक्टोबैसिलस। और अगला है डबल रोटी पकने में। अगर हम बात करें डबल रोटी अर्थात ब्रेड बनने में, इसमें क्या प्रयोग होता है? यह डबल रोटी जो है ईस्ट के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। और अगला है गन्ने के रस के किण्वन में। क्या? गन्ने के रस के किण्वन में। तो इसमें जो है बैक्टीरिया का नाम है जाइमोमोनास मिबिलिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि इसमें ईस्ट का प्रयोग किया था। किसका? ईस्ट का, अर्थात जिसे हम कवक भी कहते हैं। क्या? कवक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। क्या पूछा गया है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, उस रेशम का क्या नाम है? गॉसिमर रेशम। क्या? गॉसिमर। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा? तो है आयोडीन स्रोत है। क्या है? आयोडीन। यही इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन को जो है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे? लैमिनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। किससे? लैमिनेरिया नामक शैवाल से। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? अर्थात वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है? तो वह कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम। क्या? पेप्सिन। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर यहाँ पे पूछा गया है निगेटिव आंसर हमको यहाँ पे चुनना है। क्या? निगेटिव आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर हमें कहाँ पे मिलता है। जैसे एक है क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह भी सही है। और अगला है हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन पाया जाता है, यह भी सही है। अगला है खाने का नमक, इसमें सोडियम पाया जाता है, यह भी सही है। और अगला है कपड़े धोने का सोडा, इसमें पोटेशियम होता है। तो यही आंसर जो है गलत है। क्या? कपड़े धोने का सोडा, इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता है। यही इसका उत्तर सही होगा। क्या? यही इसका आंसर सही होगा। अगर हम बात करें कपड़े धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा तत्व जो कि सूक्ष्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गंधक। क्या? गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं। क्या? सल्फर कहते हैं। यही जो है तत्व सूक्ष्म नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है इन हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो वह कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फलों का पकना और पौधे का पेड़ के रूप में विकसित होना एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? क्या? एक फलों का पकना हो गया और एक पौधे का पेड़ के रूप में विकसित होना।
तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। फलों का पकना, तो यह एक जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगला है पौधे का पेड़ के रूप में विकसित होना। क्या? पौधे का पेड़ के रूप में विकसित होना यह जो है अपरिवर्तनीय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? रासायनिक परिवर्तन और अपरिवर्तन। तो फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन और पौधे का पेड़ के रूप में विकसित होना यह अपरिवर्तनीय होता है। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया है? बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो इनकी पत्तियों में सिरा विन्यास और जड़ जो होते हैं रेशेदार जड़ें होती हैं और समांतर सिरा विन्यास होते हैं। क्या? रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जीनान। क्या? जीनान यही जो है परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा है? मीथेन। क्या? मीथेन, जिसे हम CH4 से लिखते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर यहाँ पे हमको निगेटिव चुनना। क्या? निगेटिव। कौन सा आंसर सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, यह कथन सही है। और अगला है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यह ऑप्शन गलत है। क्या? यही आपका आंसर मिल जाता है। और आगे देखते हैं सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, यह भी आपका ऑप्शन सही है। और अगला है धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, यह भी सही है। तो निगेटिव आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास होता है, यह ऑप्शन नहीं सही है। और अगला है यह अपने हाथ से कार्य करने के लिए अनुभव प्रदान करती है, यह भी नहीं सही है। और अगला है इसका संचालन आसान है, यह भी नहीं सही है। और अगला यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है, यही आंसर आपका होगा। क्या? ऑप्शन डी। यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो इसमें से हमको चुनना है कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे स्नेहक तेल, यह जो है पेट्रोलियम का उत्पाद है। और अगला है पैराफिन मोम, यह भी पेट्रोलियम का उत्पाद है। अगला है कोल, यह भी पेट्रोलियम का उत्पाद है। और एक है बिटुमेन, यही जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारी जल का आणविक सूत्र होता है। क्या पूछा गया? भारी जल के सूत्र के बारे में। इसका सूत्र क्या होता है? D2O। क्या? D2O, इसी को जो है भारी जल कहा जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? क्या? आपको बताना है कौन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो वह जो है NaH और CO3 होता है। क्या? जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ईस्ट का उपयोग ... के उत्पादन में किया जाता है। क्या पूछा गया है? ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? दही के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, साधारण नमक के उत्पादन में, अल्कोहल में। तो इसका आंसर जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।